नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। तो चुनावी माहौल बेहद गर्म है और लोकसभा की 88 सीटों के लिए देश भर में वोट डाले जा रहे हैं। वही यूपी की 8 सीटों पर भी वोटिंग जारी है और लगातार देखिए 7 बजे से वोटर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए यूपी की 8 वो सीटें जो बेहद निर्णायक हो जाती हैं इस वजह से भी, क्योंकि पश्चिम की वो सीटें हैं, ब्रज की वो सीटें हैं जो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस वजह से भी, क्योंकि 2019 के चुनाव में इन 8 सीटों में से 7 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अमरोहा की सीट पर बीजेपी चूक गई थी। ऐसे में अमरोहा की सीट पर भी बीजेपी जीत दर्ज करने के लिए बहुत ज्यादा लालायित नजर आई। इसकी बानगी इस तरीके से भी दिखी कि योगी आदित्यनाथ 25 दिनों के अंतराल में 3 बार अमरोहा के दौरे पर पहुंचे और वहीं पीएम मोदी भी अमरोहा के वोटरों के बीच, आवाम के बीच पहुंचे और ये मैसेज देने की कोशिश की कि इस बार दरअसल अमरोहा में भी विकास की गंगा बहानी है। तो आज ये जो दूसरा फेज है दरअसल वो शुरू हो चुका है 7 बजे से लगातार, और करीब 3.5 घंटों से ज्यादा की वोटिंग अब तक हो चली है। और इस 3.5 घंटों की वोटिंग में अगर बात की जाए 8 सीटों की यूपी की, तो इन 8 सीटों पर 11.5% से ज्यादा वोट अब तक डाले जा चुके हैं। तो ये बड़ा मतदान आज जो है दूसरे फेज का वो शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटर लगातार पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरोहा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और ये तमाम ये वो जिले हैं, मथुरा हो या फिर मेरठ हो, ये वो सीटें हैं जो आज न सिर्फ इन सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं बल्कि इन पर कई बड़े चेहरे भी उतरे हुए हैं। चाहे अरुण गोविल की बात हो जो मेरठ से पहली बार राजनीति की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रहे, वही हेमा मालिनी मेरठ के बाद मथुरा से आती हैं और मथुरा में तीसरी बार लगातार उनको कैंडिडेट बीजेपी ने बनाया है। ऐसे में ये दिलचस्प मुकाबला आज जो है यूपी में दूसरे फेज का वो मुसलसल चल रहा है। 3.5 घंटों से ज्यादा की वोटिंग अब तक हो चली है और 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत अगर आप देखेंगे प्राइम टीवी की स्क्रीन पर तो आप समझ पाएंगे कि ये सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको उन 8 सीटों पर दिखला रहे हैं। अमरोहा में सबसे ज्यादा वोट डाले गए करीब 15%, तो वहीं सबसे कम वोटिंग हुई है मथुरा में जहां 10% के आसपास वोट डाले गए हैं। तो 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत हम आपको दिखला रहे हैं प्राइम टीवी की स्क्रीन पर। सबसे बड़ा मुकाबला लोकसभा चुनाव का और इस मुकाबले का दूसरा दौर जो है वो आज चल रहा है। 7 बजे से मुसलसल वोट डाले जा रहे हैं इन 8 सीटों पर। अमरोहा, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, बागपत, मथुरा, नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर, और इन सभी सीटों पर देखिए बड़े बड़े कैंडिडेट्स मैदान में हैं। बात की जाए गौतम बुद्ध नगर की तो वहाँ से डॉक्टर महेश शर्मा हैं, और बात की जाए मथुरा की तो वहाँ से हेमा मालिनी, और मेरठ से भी बड़ा चेहरा अरुण गोविल जो भगवान राम का किरदार निभाया करते थे। तो ये वो बड़े चेहरे भी हम आपको बतला रहे हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। अलीगढ़ से नितेश माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। नितेश, क्या कुछ माहौल और मिजाज अभी तक के अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है? मैं आपको बता दूं, हम आप पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पे अलीगढ़, और ताले और तालीम की नगरी कहा जाने वाला अलीगढ़। अगर मतदान की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। आप मेरे कैमरे के माध्यम देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग वोट डालने के लिए, अपना मत का प्रयोग करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगा हुए हैं। अगर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं की भी लाइन बहुत लंबी लंबी लगी हुई है। अगर मतदान की बात करेंगे तो अलीगढ़ में मतदाताओं की गिनती 19,80,000 से ऊपर है। और अगर बात करेंगे 7 विधानसभा से अलीगढ़ जुड़ा हुआ है और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं के चेहरे पर। यहाँ पर एक ये भी चीज जानना चाहेंगे कि जो वोट डालने के लिए मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं, इनके मुद्दे क्या हैं? क्या स्थानीय मुद्दों पर एक बार फिर से वोट डाले जा रहे हैं, या फिर जो चेहरा है प्राइम मिनिस्टर का वो भी कहीं ना कहीं यहाँ हावी होता नजर आ रहा है? अगर मुद्दों की बात करेंगे तो आइए जनता से ही जान लेते हैं कि किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी और जनता के क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, क्या क्या रहेगा जनता के बीच। आइए जनता से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मुस्तकीम। मुस्ता जी, किस मसले को लेकर क्या मामला रहेगा, किसको वोट करेंगे आप, और आपको नया प्रत्याशी किस रूप में देखना चाहेंगे? साइकिल। साइकिल। बात साइकिल की नहीं है, क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? क्या पता, ये आगे पूछो। क्या नाम है सर? अहमद।
किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं आप? रोजगार चाहिए। महंगाई। क्या नाम है आपका? वाहिद। भाई जी, आप युवा है, आप युवा हैं, किस मुद्दे पर वोट करना चाहेंगे? साइकिल क्या पे। मुद्दा रहेगा? साइकिल नहीं, किस क्या क्या मुद्दा रहेगा आपका? बेरोजगारी, महंगाई। अभी वोटर, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ वोटर को यही नहीं पता कि हम किस मुद्दे पर वोट करेंगे। नई युवा पीढ़ी है तो भी, लेकिन ठीक है, वोट करने आए, अच्छी बात है। तो यही बताना चाहूंगा कि सबका उत्साह तो काफी है, वोट डालने की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहाँ और ये भी समझना चाहेंगे जो मुस्लिम यहाँ आबादी 4 लाख के आसपास है, वोटर आसपास 4 लाख के हैं। वहीं दूसरी ओर बात की जाए जाटो वोटों की 2 लाख के आसपास यहाँ समीकरण बैठता है, ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य है। तो किस तरीके से जातिगत समीकरण को यहाँ पर देखते हैं? अगर जाति की बात करेंगे तो सारी जातियों के वोट काफी हैं और मुस्लिम वोटर्स भी काफी हैं, दलित वोटर भी हैं। लेकिन अगर मैं आपको कैंडिडेट की बात करूंगा तो अलीगढ़ से 14 कैंडिडेट हैं, लेकिन उसमें अगर देखी जाए फाइट तो तीन कैंडिडेट की फाइट दी गई है। सपा, बसपा और भाजपा की फाइट देखी जा रही है। जी, यहाँ एक ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि पहले फेज में जिस तरीके से वोटिंग कम हुई थी, 60% के आसपास यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग हुई थी। ऐसे में क्या फैक्टर्स तब रहे थे, क्योंकि गर्मी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। आज गर्मी को लेकर क्या कुछ माहौल है, और अभी जो मतदाता पहुंच रहे हैं वो क्या गर्मी उनके आड़े ना आए, इस वजह से भी क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं क्या आयोग की ओर से? मैं आपको बता दूं, अगर व्यवस्थाओं की बात करेंगे तो सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करी गई है। अगर पानी वगैरह की बात करी जाए तो पानी के भी टैंकर बाहर खड़े करा दिए गए हैं। और अगर की बात करी जाए तो प्रशासन भी बहुत सख्त नजर आ रहा है लोगों के प्रति। लेकिन वोटरों की बात करी जाए तो वोटरों को कोई फर्क ठीक है पड़ता, गर्मियों से वोटर बहुत निकल के आए हैं। नितेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं बागपत से अपने संवाददाता का रुख कर लेता हूं। बागपत से हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं और अपनी नज़र बनाए हुए हैं इस दूसरे फेज के इलेक्शन को लेकर। जिस तरीके का माहौल देखिए है दूसरे फेज को लेकर, वोटर अभी तक हमने देखे अलीगढ़ की सीट पर लगातार वोटर पहुंच रहे हैं, अपने मुद्दे उन्होंने बतलाने की कोशिश की। हालांकि वो मुद्दों से ज़्यादा उनके दिमाग में जो जहनियत है कि वो जाति को कहीं ना कहीं मद्देनज़र रखते हुए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुद्दे दरअसल उनके कहीं ना कहीं गायब दिख रहे हैं। रोशन कुमार हमारे साथ बागपत से लाइव जुड़ चुके हैं। रोशन कुमार, करीब 4 घंटे की वोटिंग जो है वो ख़त्म होने को है, अभी तक क्या कुछ मतदान फीसदी निकल कर आया है और क्या कुछ मिजाज वोटरों का? रोशन कुमार बताऊं, अभी तक जो मतदान फीसदी आया है 11 से 12% हो चुका है जी। और इसमें जो मतदान आया इसमें जो हमारे जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्होंने 3 से 4% मुस्लिम वोटर्स ने मतदान कर चुके हैं। जी, यहाँ कैंडिडेट्स की भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से रोशन कुमार यहाँ समाजवादी पार्टी की ओर से अमरपाल शर्मा है, तो आरएलडी की ओर से राजकुमार सांगवान यहाँ उतारे गए एनडीए कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ फाइट आपको नज़र आती है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जनता के आखिर मुद्दे क्या हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनता के मुद्दे जो हैं, एक तो विकास के लेकर कह रहे हैं और दूसरा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जी। और तीसरा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर के हैं। ये 3-4 मुद्दे हैं, इनको लेकर के ही यहाँ पर मतगणना की जा रही है। देखिए, अलीगढ़ में जातिगत समीकरण जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों ने चुनाव से पहले इन्हें साधने की कोशिश की, लेकिन अभी जो फैक्टर्स निकल कर आए, तमाम स्थानीय मुद्दे आपने गिनाने की बात कही, लेकिन क्या यहाँ पर जो चेहरे हैं, हम चेहरों की अगर बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हों या फिर अखिलेश यादव हों या फिर राहुल गांधी हों, तो वो जो चेहरे क्या कहीं ना कहीं वो भी वोटरों के दिमाग में है, जहन में है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके बार जो मतदान किया जा रहा है जी, वो विकास को लेकर के मतदान किया जा रहा है। जी, विकास को लेकर मतदान किया जा रहा है। हम ये भी समझना चाहेंगे कि राजपूत वोटरों की नाराज़गी भी बीजेपी से इस दूसरे फेज में देखने, समझने और जानने को मिली थी। तो राजपूत वोटरों में क्या कुछ इस समय माहौल, मूड है, और नाराज़गी दूर करने के लिए बीजेपी ने अपनी ओर से कोशिशें तो की, लेकिन क्या वो भी एक फैक्टर हो सकता है, क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर इस चुनाव में? ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक दूसरे पर वोट्स के लिए वोट्स कर रहे हैं। रोशन कुमार, आप पोलिंग बूथ पर इस वक्त खड़े हुए हैं, आप वहां पर वोटरों से बात करने की कोशिश कीजिए।
देखिए राम, अभी यहाँ वोट से बात नहीं हो पाएगी। यहाँ पर जो है मुस्लिम ही ज्यादा वोटर्स हैं, मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम एरिया में ही खड़े हैं, अच्छा, तो नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, लेकिन एक बार फिर से आप मुझको तस्वीर अगर दिखा सकें जहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। मैं एक बार अपने दर्शकों को उस भीड़ को दिखाना चाहूँगा कि वोटर लगातार पोलिंग बूथ तक पहुँचे हुए और कितनी खासी तादाद जो है वो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो है वो मतदाताओं को किसी भी तरीके से डिहाइड्रेशन का शिकार ना होना पड़े, इसके लिए पानी की भी व्यवस्था की गई है, ठंडे पानी की, और उनका ख़ास ध्यान भी रखा जा रहा है। क्योंकि पहले चरण की वोटिंग के दौरान हमने देखा था ख़ास तौर पर यूपी में कि वोटिंग प्रतिशत 60% के आसपास रहा था। ठीक है, मैं वापस नितेश का रुख करता हूं अलीगढ़ से। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। नितेश माहेश्वरी, कैंडिडेट्स की अगर हम बात कर लें तो कैंडिडेट्स का ये मुकाबला जो है वो किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है? इस बार अगर अलीगढ़ की बात करें तो बहुत बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हमारे भाजपा कैंडिडेट हैं वो 2 बार सांसद रह चुके हैं, जी। तीसरी बार में फिर मौका दिया गया है। अगर वहीं बात करें बसपा जो सांसद प्रत्याशी हैं उनको भी जो बीजेपी में थे इस बार वो बसपा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बात करें अगर साइकिल समर्थित कांग्रेस की तो वीरेंद्र सिंह 3 बार एमएलए रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं, तो टक्कर काटेगी है और बहुत ज्यादा इस बार समीकरण अलग रहेगा अलीगढ़ का। अलीगढ़ देखिए जो है एक मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है, ज़िला माना जाता है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों की आबादी भी खासी हो सकती है। जिस तरीके से हमने चुनाव में देखा कि मुस्लिमों का जिक्र किया गया, मुस्लिम लीग का भी जिक्र किया गया, तो क्या इन मुस्लिम वोटरों के बीच उसका भी कुछ प्रभाव असर पड़ सकता है क्या, या पड़ा होगा? मैं आपको बताऊं, अगर मुस्लिम वोटर की बात करेंगे 3 लाख मुस्लिम वोटर अलीगढ़ में हैं जी। और मुस्लिम वोटर तो उनका जो पल्ला भारी दिख रहा है सपा और बसपा के तरफ उनका झुकाव ज्यादा दिख रहा है अलीगढ़ में। जी, यहाँ झुकाव की आप बात कर रहे हैं, लेकिन झुकाव को लेकर देखिए जिस तरीके से पीएम मोदी हों वो लगातार अपने 10 साल के कामकाज को लेकर भी वोटरों के बीच में, जनता के बीच में गए हुए थे। लेकिन आपने कहा कि मुस्लिम वोटरों में कहीं ना कहीं देखिए दूसरे दलों को, गैर बीजेपी जो दल हैं उनके लिए झुकाव नज़र आ रहा है। ऐसे में क्या माना जाए कि बीजेपी का जो कामकाज रहा है वो अपना मैसेज छोड़ने में क्या नाकाम साबित हुई है मुस्लिम वोटरों के बीच में? रोशन, बीजेपी की बात कराए तो जमीनी स्तर पे बीजेपी भी बहुत काम कर रही है, लगातार राशन फ्री दे रही है जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अगर भाजपा का कैंडिडेट है उनकी छवि जो है बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है लोगों द्वारा। अपने लोगों से जानने की कोशिश करी तो लोग उनसे नाखुश नजर आ रहे हैं। यहाँ बहुत से तमाम मुद्दे भी हैं, गर्मी भी है, राजपूत वोटर भी। हम राजपूत वोटर की बात कर लेते हैं। राजपूत वोटरों की क्या कुछ भूमिका इस अलीगढ़ के चुनाव में है, क्योंकि राजपूत वोटर जो है लगातार नाराज बताए जा रहे हैं बीजेपी से? रोशन, रोशन, मेरा सवाल यह है कि राजपूत वोटरों में नाराजगी देखी गई है बीजेपी के लिए, तो राजपूत वोटरों में क्या कुछ माहौल, मिजाज और क्या कुछ समीकरण बनता है अलीगढ़ में राजपूत वोटरों को लेकर? हाँ सर, सिंपल। रोशन, आवाज पहुंच रही है आप तक? रोशन से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए अलीगढ़ का जो चुनाव है या फिर वो 8 सीटों पर जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। करीब 4 घंटों की वोटिंग अब तक हो चुकी है। 7 बजे से ये मतदान चल रहा है मुसलसल, और दूसरे चरण में ये जो मतदान है, वोटिंग प्रक्रिया है, वो चल रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लोग लगातार भीड़ में नज़र आ रहे हैं, कतार लगाए हुए नज़र आ रहे हैं। धूप का या गर्मी का जो है वो उसकी फिक्र ना करते हुए वो लगातार जो है वो यहाँ देखे जा सकते हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में यही बतलाती हुई कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए ये तमाम वोटर जो हैं वो पहले मतदान, उसके बाद जलपान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 7 बजे से वोटिंग फीसदी 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो करीब 11.5% से ऊपर वोटिंग हो चली है।
नितेश माहेश्वरी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश माहेश्वरी, राजपूत वोटरों की नाराजगी हमने देखी इस चुनाव के दरमियान, इसके लेकर जो है महापंचायतें भी बुलाई गई हैं अलग अलग जिलों में, अलग अलग सीटों पर। ऐसे में अलीगढ़ में क्या राजपूत वोटर कितने निर्णायक हो सकते हैं और क्या उनकी नाराजगी भी इस दरमियान अलीगढ़ में देखी गई क्या? बीजेपी सांसद से नाराज नजर आ रही है। अगर राजपूतों की बात करें तो वो तो काफी नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर ब्राह्मणों की बात करें या कोई भी अन्य जाति है उनसे अगर बात करें तो ये बताते हैं, ये बोलते हैं उनके बारे में कि 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। मतलब जमीनी स्तर की अगर बात करी जाए तो उनके द्वारा कोई भी विकास नहीं हुआ है। इस तरीके की बात जनता द्वारा कही जा रही है। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, वोटरों की तस्वीरें हैं, मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप इन वोटरों के बीच में जाएं और मुद्दे समझने की कोशिश करें। रोशन, कोई नहीं, हम बात करते हैं जनता से। अगर जनता का क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पे जनता वोट करेगी। क्या नाम है आपका? उद्दू खान जी, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? क्या मुद्दा रहेगा जो 10 साल में विकास नहीं हुआ, 5 साल में विकास नहीं हुआ? अगर उसको विकास की बात करेंगे तो क्या विकास चाहिए आपको आगे? देखिए साहब, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको आज तक नौकरी नहीं मिली, फार्म भरते हैं कैंसिल हो जाते हैं। और तो ये गवर्नमेंट की चूक है या हमारी अपनी कमी है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए। अच्छा, मेन मुद्दा विकास। अगर और दूसरी मुद्दे की बात करें, जैसे कि अगर खाना पीना या कुछ और सुविधाएं जो सरकार दे रही है, उस चीज का आपको फायदा मिला है पहले कभी? ऐसे ही है जैसे नॉर्मल था वैसे ही है, कोई खास नहीं है। नया मुद्दा क्या रहेगा? मतलब एक नया आपको अगर आगे सांसद आप चुनते हैं, जो भी सांसद आता है वो आपके लिए क्या चाहते हैं, उससे क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं वो हमारे शहर का ज्यादा से ज्यादा विकास कराएं और रोजी रोटी बढ़ाए। रोजी इस वक्त कम है लोगों की, लोग परेशान है काम धंधों में। अच्छा, बेरोजगारी पर अगर हम आते हैं तो बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? घटी है, बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी है तो मतलब क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, जो आप ये बात बोल रहे हैं? अब कारखाने वाले ये कहते हैं भाई काम नहीं है, काम नहीं है, सब नहीं है। क्या नाम है आपका? अब्दा जी, क्या मुद्दा है आपका? क्या मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं? क्या सांसद को, प्रत्याशी को लाना चाहते हैं? किस मुद्दे पर लाना चाहते हैं? गठबंधन सरकार बनाना चाहते हैं। ये महंगाई हुई है और क्या चाहते हैं? देश हित की बात करिए तो देश हित में क्या चाहते हैं आप? देश की बात तो हम बढ़िया रह रहे हैं। अगर बात करें देश के प्रधानमंत्री की तो नया चेहरा देखना चाहेंगे? नया चेहरा देखना चाहते हैं, बिल्कुल नया चेहरा। क्या नाम है? शान मोहम्मद। देखिए, ये युवा पीढ़ी हमारे सामने वोट खड़े हुए हैं, वोट डालने जा रहे हैं। आइए युवा पीढ़ी से जानते हैं कि अगर ये किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। क्या भैया, क्या मतलब किस मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा है? ये रहेगा, महंगाई बहुत है इस टाइम। क्या महंगाई ना होनी चाहिए, काम धंधे की बहुत परेशानी दिक्कत आ रही है। तो बेरोजगारी बढ़ी है क्या? सही बात। अगर जो पहले सांसद रह चुके हैं उनके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं? जमीनी स्तर पर कोई कार्य किए गए उनके द्वारा? नहीं, मतलब उनके द्वारा कोई भी विकास नहीं किया गया है? नहीं किया। क्या नाम है भैया आपका? जी, इकबाल। इकबाल जी, एक बात बताएं कि ऐसा क्या मुद्दा रहेगा जो आप यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, कतारों में लगे हुए हैं वोट डालने के लिए? क्या मतलब क्या चीज चाहते हैं, क्या बदलना चाहते हैं इस बार? अब नया आदमी चाहते हैं। मतलब पुराने जो हमारे सांसद रह चुके हैं अलीगढ़ के, उन्होंने अलीगढ़ के लिए क्या विकास किया है? विकास क्या क्या आगे की परेशानी है, पब्लिक काम धंधे नहीं है, रोजी रोटी से बैठी हुई है, काम पे जाते हैं काम नहीं मिलते हैं, बेरोजगारी फैल रही है। अगर बात करें मोदी सरकार की तो लगातार राशन फ्री मिल रहा है, उससे आपको कुछ फायदा मिलता है? नहीं, कोई लाभ नहीं है। राशन ही तो फ्री मिल रहा है, लेकिन कारोबार सब बेकार चल रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है। तो मतलब आप कहना, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जनता द्वारा जान रहे हैं लगातार उनका मुद्दा ये है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस तरीके की बात जनता द्वारा कहा जा रहा है और नया प्रत्याशी देखना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है जनता का कि हम ये चाहते हैं कि हमें बेरोजगारी कम होनी चाहिए और हमें रोजगार रोजी रोटी मिलनी चाहिए। इस तरीके यकीनन देखिए, रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, रोजी की बात, महंगाई की बात, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ये वोटर जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर ये मैदान में है। यहाँ मौसम का मिजाज क्या है, रोशन कुमार, और साथ ही ये भी बताइएगा कि जिस पीडीए समीकरण के साथ समाजवादी पार्टी यहाँ उतरी हुई है इस इलेक्शन में, उसका भी क्या कुछ खास प्रभाव आपको दिख रहा है? रोशन, रोशन कुमार, आवाज पहुंच रही है आप तक? बोलेंगे कुछ? नितेश माहेश्वरी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरे पास आवाज आ रही है सर। मैं एक बार महिलाओं से बात करना चाहूंगा। महिलाओं की क्या राय है और किस तरह वोट करेंगे इस बार? जी, महिलाओं से बात करने की कोशिश करिए क्योंकि महिला वोटर बहुत। नाम है आपका? क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे इस बार? कौन सा नया प्रत्याशी देखना चाहते हैं या फिर
वो ही प्रत्याशी वापस लाना चाहते हैं। मतलब किस चीज को लेकर क्या हुआ है? मतलब महिलाओं को तो बहुत सारा देखी जाए तो मोदी सरकार द्वारा बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं, तो को क्या फायदा है जब काम धंधे नहीं है आदमी को? घर में हम लोग कितना परेशान हैं। काम धंधे है नहीं है तो ये लाभों से क्या होता है? पूरी लाइन में लगना पड़ता है तब तो हमें ये लाभ मिलता है। नहीं, लगातार राशन फ्री मिल रहा है, उसका कुछ फायदा मिल रहा है? जैसे कि रसोई गैस है, आपको रसोई गैस भी वो बाजरा और चावल और वो देश क्या मिल रहा है उसमें? नहीं, आपका जो आप नया चेहरा देखना चाहते हैं तो उनसे क्या चाहते हैं, किस तरीके का विकास चाहते हैं आप? हमारे बच्चे पढ़े, नौकरियों पे चढ़े, हमारे आज हम अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं। अगर एजुकेशन की बात करी जाए तो सारे विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय वगैरह हैं, उनका उस चीज का फायदा मिल रहा है? बच्चों को नहीं है, पढ़ाई होती है नहीं होती, इस तरीके की आगे मतलब क्या रहेगा? पढ़ाई होती है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर आप वोट करने आई हैं? सरकारी सुविधाओं का आपको लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा? जमीनी स्तर की अगर बात करेंगे, जैसे राशन वगैरह फ्री मिलता है, वो मिलता है नहीं मिलता? वो भी कट के आ रहे हैं, गेहूं बाजरा मिल गया, मक्का मिल गया। आगामी अगर आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल रोशन हमारे साथ जुड़ चुके अमरोहा संवाददाता इरशाद अहमद हमारे साथ अमरोहा संवाददाता जुड़ चुके हैं। इरशाद, अमरोहा में करीब 4% की वोटिंग अब तक हो चली है, क्या कुछ माहौल दिख रहा है, क्या कुछ गर्मी का मिजाज दिख रहा है और वोटरों में कितना उत्साह इस दूसरे फेज के मतदान को लेकर? अभी भी जो है अपना जो है उत्साहित होते हुए वो मतदान केंद्रों तक जा रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। काफी हदों तक जो लाइन भी लंबी है, धूप में वो खड़े हैं अपना मत का प्रयोग करने के लिए। अब जैसे अमरोहा की जो सीट है इसे हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि अमरोहा में अगर बात की जाए तो 23 दिन में 3 बार मुख्यमंत्री का दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, अदरवाइज सभी बड़े बड़े नेता जो है यहाँ पर आ चुके हैं। और जो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो है जो सीट को इसे गंवा दिया था, यहाँ से जो चौधरी कंवर सिंह तंवर के सामने कुंवर दानिश अली ने उन्हें पराजित कर दिया था, तो इस बात को लेकर अमरोहा के लोकसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी काफी सजग तरीके से काम उसने किया। लेकिन अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मतदाता इसकी स्थिति को तय करेगा। और जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर भीड़ इकट्ठी देखी जा रही है तो मतदाताओं में काफी जागरूकता दिखाई दे रही है। और यहाँ तक जो प्रशासनिक लोग हैं वो भी उन्होंने सुबह भी और कल अभी पीछे भी वो मतदान करने के लिए मतदाताओं से जागरूक वो कर रहे हैं। अभी वर्तमान में भी वो बराबर लोगों से कह रहे हैं कि आप घरों से निकलिए और मतदान करिए। काफी उत्साह अमरोहा में इरशाद, पहले चरण की वोटिंग के दौरान हमने गर्मी को खलनायक बनते हुए देखा और इसी वजह से मतदान प्रतिशत 2019 के मुकाबले में 6% के करीब की कमी आई थी। इस बार मतदान प्रतिशत में क्या कुछ इजाफा होने के आसार है और वोटरों में कितना उत्साह दिख रहा है, और साथ ही निर्वाचन आयोग की टीम क्या कुछ कोशिशें कर रही है? हाँ रामकृष्ण, मैं आपको बता दूं, ये जिस तरीके से जो अधिकारी हैं वो बराबर जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बराबर लोगों से कह रहे हैं कि आप जाइए, अगर आपको कोई परेशानी है तो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर तक जारी किए हैं। उन्होंने कहा अगर कोई किसी भी तरीके की आपको कोई समस्या आती है तो आप तत्काल इन नंबरों पर कॉल करिए। उन्होंने वो मैसेज बनाकर एक फॉरवर्ड कर दिया है और वो सोशल मीडिया पे अच्छी तरीके से सभी के पास वो पहुंच चुका है। और जिस तरीके से गर्मी की अगर बात की जाए तो गर्मी जैसे सुबह से कड़कड़ाती धूप यहाँ पर जो चिलचिला रही है धूप, उसमें भी मतदाताओं का जो है वो उत्साह कहीं भी कम होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मतदाता जो है बराबर जो है वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। और यहाँ तक की बात अभी कुछ समय पहले ही करीब 95 वर्ष की जो महिला थी वो आई मतदान करने के लिए। वो वैसे भी विकलांग थी लेकिन उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और जो काफी वो उनका जो है जैसे उम्र के हिसाब से अगर बात की जाए तो उन्होंने मत का प्रयोग करा। इरशाद, लोकल मुद्दे अमरोहा के क्या हैं और क्या इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर रखते हुए पब्लिक पहुंच रही है, या फिर जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनको ही ध्यान में रखा जा रहा है, उन चेहरों को ध्यान में रखा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से जो अमरोहा के मुद्दे हैं, अमरोहा में काफी सारे मुद्दे जो चर्चा का विषय बने रहते हैं, जैसे आवारा पशुओं से लोग परेशान थे क्योंकि खेतों पर जो टांड लगाकर वो पशुओं की जो है वो रखवाली कर रहे थे। और अगर बात की जाए तो आवारा पशुओं ने अमरोहा में कई लोगों की पिछले समय में जान भी ले ली।
यहाँ तक की बात यहाँ पर फौजी की भी जो जान चली गई थी उसे भी आवारा पशु ने ही मार दिया था। तो उन मुद्दों को देखते हुए और जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं किसान भी अपने मुद्दों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ चीनी मिल है, चीनी मिलों का जो है वो दुर्व्यवहार जो है वो सामने आया था, क्योंकि कहीं घटतोली कहीं कुछ इस तरीके के मामले सामने आए थे। तो उसे देखते भी जनता जो यहाँ की मतदान कर रही है। इरशाद, पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव में दिखती नजर आ रही है और पीडीए को मुद्दा बनाकर चुनाव में दिख रही है। पीडीए कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चुनाव में? हाँ ये राम शुक्ला जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से पीडीए का जो मुद्दा है उसमें काफी हदों तक जो उन्होंने चालू जो किया है तो उसका भी इफेक्ट जरूर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 3 प्रत्याशी जो फाइट में है वो बीएसपी, भाजपा और जो इंडिया गठबंधन है। तो पीडीए के हिसाब को अगर बात की जाए तो पीडीए के हिसाब से काफी इफेक्टिव यहाँ साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले चुनाव के मुताबिक इस बार जो है वो कहीं ना कहीं पीडीए की तरफ ज्यादा लोगों का ध्यान हुआ है और वो उनका साफ तौर पर कहना है क्या जो जनता का विकास करेगा हम उसे वोट देंगे। अभी इरशाद, 2019 में यही एक वो सीट रह गई थी अमरोहा की जिसमें बीजेपी को हार मिली थी। दानिश अली तब सांसद चुने गए थे और कंवर सिंह तंवर वो चुनाव हार गए थे। तंवर एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर मैदान में है, लेकिन आपने कंवर सिंह तंवर का जिक्र किया, आपने जिक्र किया दानिश अली का भी, लेकिन क्या बीएसपी को कम आंकना, बीएसपी के कैंडिडेट को कम आंकना क्या भारी भूल नहीं होगा क्या? और जरा बीएसपी कैंडिडेट के बारे में भी बतलाइएगा। मैं ये भी बता दूं आपको, जिस तरीके से यहाँ पर जो बीएसपी के कैंडिडेट है मुजाहिद चौधरी, वो यहाँ पर जो है काफी फाइट में उन्हें माना जा रहा है, क्योंकि उन पर जो है ऐसी समाज का बहुत पूरी तरीके से जाने की उम्मीद लोग बता रहे हैं। मुस्लिम समाज भी उनसे जुड़ा है। पिछले के मुताबिक जो है वो काफी उनका 3 दिन में काफी ग्राफ उठा है और जिस तरीके से लोगों का कहना है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। बीजेपी, गठबंधन और बीएसपी तीनों फाइट में ही जो प्रत्याशी हैं वो देखे जा रहे हैं, लेकिन अभी क्या होगा ये जनता जनार्दन है, वो किसके मत पक्ष में मत करेगी ये भी कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये तो आने वाला जो समय और रिजल्ट का होगा उसमें ही क्लियर हो पाएगा क्या किसके लिए जनता ने क्या करा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने जो 2019 में अपनी सीट को गंवाया था तो चौधरी कंवर सिंह तंवर ही थे और जो यहाँ से सांसद कुंवर दानिश अली ने उन्हें पराजित किया था। तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी सीट को गंवाया तो उसी सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है बिल्कुल मतलब ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी की और यहाँ पर बड़े नेताओं का रोजाना आना जाना लगा रहा। लेकिन अभी क्या होगा ये कहना अभी रामकृष्ण अभी मुनासिब नहीं होगा। इरशाद, एक आवाज लंबे अरसे से उठती रही है बहन जी के जरिए, मायावती के जरिए, वेस्ट यूपी को अलग सूबा बनाने की। ऐसे में इस इलेक्शन में भी वो इस मुद्दे को उठा रही हैं, तो क्या वो आवाज यहाँ भी पहुंच रही है क्या अलग सूबा वेस्ट यूपी को बनाने की? हाँ रामकृष्ण शुक्ला, मैं यही बताऊं कि जिस तरीके से ये मुद्दा उठा है तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। अमरोहा में भी इस बात की चर्चा चल रही है, लेकिन अभी मतदाता उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से अमरोहा में जो विरोध है वो 2 तरीके का विरोध प्रत्याशियों के पक्ष में प्रत्याशियों के लिए देखा जा रहा है। प्रत्याशी तीनों ही प्रत्याशी बाहर के हैं जी, ठीक है। तीनों अमरोहा की जनता सिर्फ चाहती थी कि लोकल का प्रत्याशी किसी भी पार्टी से हो वो हमारे लिए फायदेमंद होगा, लेकिन अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो भी बाहर के, मुजाहिद चौधरी बीएसपी के प्रत्याशी वो भी बाहर के, और जो कुंवर दानिश अली है वो भी गढ़ जो विधानसभा है उसके के आसपास गांव उनका है वो भी वहां के। अमरोहा जनपद का कोई निवासी नहीं है और अमरोहा जनपद का निवासी न होने के कारण कहीं ना कहीं मतदाताओं में जो उसी ठीक है इरशाद, आखिर में 11 बजे से ऊपर का वक्त हो चला है, 11:10 और अभी तक का पोलिंग परसेंटेज क्या कह रहा है? पिछले के मुताबिक जो है जो पिछला जो अभी जो पीछे जो इससे जो निकला है तो कहीं ना कहीं उसके मुताबिक जैसे जो पहला चरण हुआ है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं इस चरण में अभी इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन हालांकि अभी कुछ स्पष्ट अधिकारियों ने क्लियर नहीं बताया है कि कितने % मतदान अभी हुआ है यहाँ पर। तो पिछले के मुताबिक कहीं ना कहीं इस चीज में इजाफा देखा जा रहा है कि पहले के मुताबिक जो है वो मतदान ज्यादा हुआ है और लोगों में जो अमरोहा क्षेत्र जो है उसमें लोगों में काफी उत्साह है और वो कहते हैं कि हम अपने जो हमारे जो विकास कार्य है जो नहीं हुए हैं और जिस तरीके से हम लोगों की उपेक्षाएं थी सांसद से वो कहीं भी देखने को नहीं मिली है, तो हम अपने मत का प्रयोग करके इस बात का जवाब सरकार को देंगे। ठीक है इरशाद, बहुत शुक्रिया।
इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप अपनी नज़र इस सीट पर हो रहे मतदान पर बनाए रखिए, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। ये थे हमारे अमरोहा संवाददाता इरशाद जो लगातार अपडेट कर रहे थे अमरोहा में हो रहे इस दूसरे फेज़ के इलेक्शन को लेकर, क्योंकि ये जो मतदान है वो दरअसल आज कई प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देगा। कुल 91 कैंडिडेट्स यूपी से इन 8 सीटों पर मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और शाम 5 बजे के बाद जब ये मतदान थमेगा तो इन तमाम कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और ये पिटारा खुलेगा 4 जून को। तो दूसरे चरण की इस वोटिंग को लेकर 88 सीटों पर मतदान देश भर में, जिनमें 8 सीटें यूपी की। सुबह 7 बजे से मतदान का सिलसिला मुसलसल चल रहा है और इस सिलसिले में 11 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां विदाई के पहले दुल्हन ने मतदान किया है। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर, विदाई के पहले दुल्हन का मतदान चर्चा में बना हुआ है। पहासू के मुकर्रम कॉलेज बूथ में महिला ने मतदान किया है। इस नई नवेली दुल्हन ने मतदान किया है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वो उत्साहित और खुशी से लबरेज। बूथ संख्या 295 पर दुल्हन ने वोट डाला है। बुलंदशहर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच बैलेट पेपर को लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम याचिकाएं वीवीपैट मामले को लेकर भी सभी मांगों को खारिज किया गया है। ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये तमाम याचिकाएं खारिज की गई हैं। बैलेट से वोट की मांग की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया है। फिलहाल ईवीएम से ही मतदान होगा और मतदान के बाद 45 दिनों तक ईवीएम सुरक्षित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम याचिकाएं दायर की गई थी वीवीपैट को लेकर, बैलेट पेपर से मतदान को लेकर, लेकिन वो तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई हैं। यानी कि जिस तरीके से मतदान चल रहा है ईवीएम मशीन के जरिए ही, वो इसी तरीके से चलता रहेगा। साथ ही खबर ये भी है, जानकारी आपको ये भी बतला दें कि वोट डाले जाने के बाद भी 45 दिनों के बाद तक ईवीएम मशीन सुरक्षित रहेगी, महफूज रहेगी। यानी कि करीब 1.5 महीने बाद भी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और उसे उसी तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा जैसे मतदान के वक्त रखा गया था। तो अभी भी जो है पर्चे से मिलान 100% नहीं होगा, ये खबर आ रही है। जहां बैलेट से वोट की मांग की गई थी राजनीतिक दलों के जरिए, लेकिन उस मांग को खारिज किया गया है। राजेश यादव हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। राजेश यादव, एक वो याचिका जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की गई थी, उससे जुड़ी तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई हैं, तो कितना बड़ा झटका इन राजनीतिक दलों को? ईवीएम को लेकर वहां पर याचिकाएं दायर की गई थी, तो सारी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो बिल्कुल बात सही है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां ने ये इस पर सवाल उठाया था, तो उन सारे सवालों को आज विराम लगाता हुआ दिखाई दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी, अभी आपको बता दें कि सारी विपक्षी पार्टियां भी इस पर आरोप लगाती आई थी, ईवीएम पर सवाल उठाती आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी का ना सुनते हुए आज याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जी राजेश यादव, ईवीएम पे लगातार सवाल उठते रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जाती रही है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो एक ये रोना ईवीएम का रोया जाता है दूसरे दलों की ओर से जो दल हार जाते हैं। लेकिन अभी जब ईवीएम से ही चुनाव कराए जाएंगे तो ये कितना बड़ा सेटबैक भी होगा विपक्ष के लिए, और इसी तरीके से वोट डाले जाएंगे, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट? राम, अगर बात की जाए विपक्षियों की, तो विपक्षी लगातार जितने भी चाहे 2014 का चुनाव ले लीजिए, चाहे 2019 का ले लीजिए या 2022 का ले लीजिए, विपक्षी लगातार जो है ईवीएम पर। हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यूपी से क्या कुछ बोल रहे हैं, सीधे ले चलते हैं आपको केशव प्रसाद मौर्य के साथ। जो 27 अक्टूबर 1951 में उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, वो प्रधानमंत्री के रूप में, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने कभी दलितों के हित की बात नहीं की। तुम्हारे 1.5 लाख जब भी वो बात करते थे तो केवल कैसे मुसलमानों के हित की बात करते थे। क्या कैसे वीडियो बनाते हो? देश का विभाजन भी हुआ,
उसका दंश देश ने झेला और बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ। और जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह आरोप है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, या प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी ने एक बार नहीं दूसरी बार भी मुंबई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को दोहराया भी था कि इस देश के जो संसाधन है उस पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस के ही द्वारा कर्नाटक के अंदर मंडल आयोग की सिफारिश जो आई थी, उस सिफारिश के अनुसार जिन मुस्लिम समाज के लोगों को उस सूची में शामिल नहीं किया गया था, उनको भी आने का फैसला कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने किया है। कर्नाटक के अंदर जो ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुस्लिमों को देने की शुरुआत है, यह कर्नाटक मॉडल कांग्रेस और उनके युवराज श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में लागू करने के लिए जो अपना घोषणा पत्र लेकर के आए, उस घोषणा पत्र से भी स्पष्टता है कि उनका लक्ष्य इस देश के अंदर जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसके अधिकारों पे डाका डालना और घुसपैठियों को, जिसे वह अपना वोट बैंक मानते हैं, उसको सौंप देना, इस खतरनाक सोच के खिलाफ आज मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो अभी आईसीयू में पड़ी हुई है, श्री राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम देश का एक्सरे कराएंगे और एक्सरे करा करके देश के जो भी संसाधन है, देश की जो संपत्ति है, देश की जो पूंजी है, उसे किसे सौंपेंगे। यहां हमारा ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उसके पास संसाधन नहीं है, बहुत उसकी सीमित शक्तियां हैं, बहुत सीमित साधन हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है। लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनके पास यहां पर कुछ नहीं है, और वह जिस प्रकार की साजिश कर रहे हैं, उस साजिश से ये पता चलता है कि कांग्रेस ओबीसी का जो हिस्सा है उसको छीन करके वो मुस्लिमों को देना चाहती है, एससी एसटी के अधिकारों को लूटना चाहती है, उस पर डाका डालना चाहती है। जिस कांग्रेस पार्टी को एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आजादी के बाद सबसे अच्छा काम किया, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास किया, जिन्होंने देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, उनको आप 10 साल सहन नहीं कर पा रहे हो। हजारों नहीं, मैं कहूं कि लाखों गालियां और अपमान भरे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के छोटे से लेकर के बड़े नेता तक मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपमान भरे शब्द इसलिए प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि वह ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं। उन्होंने देश को एक अच्छा शासन देने का काम किया है, देश में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम किया है, देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया है। इन्होंने अपना जो इस बार का घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा है कि इस देश में कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार अगर उन्हें अवसर मिलेगा तो वो बहुसंख्यकवाद को समाप्त करने का काम करेंगे। ये बहुसंख्यक कौन है इस देश में? बहुसंख्यक इस देश के अंदर अगर कोई है तो वो ओबीसी है, वो एससी है, वो एसटी है। ये बहुसंख्यकवाद के विरोध की बात जो आप कर रहे हो, वह बहुसंख्यकवाद की शब्द की आड़ में आप पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का हक छीनना चाहते हो, या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस की इन्हीं साजिशों की सजा 70 साल तक जम्मू कश्मीर के लोगों ने भुगता। वहां जो भी सामाजिक न्याय के अंतर्गत उनको न्याय मिलना चाहिए, जो एससी एसटी ओबीसी को अधिकार मिलना चाहिए, उस अधिकार से वंचित रखने का पाप और काम किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने कहा है कि हम इस देश के अंदर जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना करके
वो देश का एकसरे करने का काम करेंगे। मैं कांग्रेस के नेताओं, इंडी गठबंधन के नेताओं और श्री राहुल गांधी जी ये कहना चाहता हूं, तुम एक्सरे कराने की बात कर रहे हो। इस देश का ओबीसी, एससी, एसटी तुम्हारे इस साजिश का एमआरआई कर रहा है। आपने जो इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ अन्याय किया है, उनके अधिकारों को लूटने का काम किया है, उसकी सजा आपको 2024 के ही लोग। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमले कर रहे थे और पार्टी के घोषणा पत्र में कथित तौर पर बतला रहे थे कि वो मुस्लिम लीग की बात करती है, एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों का हनन करते हुए उन्हें मुसलमानों को देने की बात करती है और साथ ही साथ बहुसंख्यकों का जो अधिकार है उन्हें छीनकर वो दूसरों में बांट देगी और वो दूसरे कौन है, वो दूसरे मुस्लिम है। और इसी का जिक्र करते हुए केशव प्रसाद मौर्य लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहे। केशव प्रसाद मौर्य लगातार हमले कर रहे हैं कांग्रेस पर और इसी के साथ हमारे साथ राजेश यादव हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। राजेश यादव, दूसरा फेज लोकसभा इलेक्शन का और उस बीच केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान कि एससी, एसटी और ओबीसी का अधिकार छीनकर, उनका हक और उनका हुकूक छीनकर मुसलमानों को बांट देगी कांग्रेस। राजेश। राम, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य लगातार जो है कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो है पिछड़ों का हक जो है अल्पसंख्यकों को देना चाहती है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए का नारा देती आ रही है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं सभी नेता, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि दूसरी चीज आपको बता दें, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार जो है पीडीए का नारा लगातार देती आ रही है। समाजवादी पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी जो है वो हमेशा पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित की कैसी है, और वही चीज कांग्रेस भी कहती है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की कैसी है। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी जो है लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लगातार निशाना साधती हुई नजर आ रही है। राजेश, हमने देश भर में जहां भी रैलियां, सभाएं और रोड शो होते हुए देखा, बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, उनमें सबसे कॉमन एक बात रही, उनमें कांग्रेस पार्टी लगातार हमले पर रही। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है देश भर की, भले ही युवराज कहा जाता हो राहुल गांधी को माफ कीजिएगा, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जहन में यह है कि कांग्रेस ही उनको टक्कर देती नजर आ रही है। बिल्कुल राम, अगर बात करें इस चुनाव में बिल्कुल बात सही है। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार थी केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, तो दोनों जगह पर अगर बात करें तो इस समय इंडिया गठबंधन ही बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आ रहा है। अगर हम बात करें फर्स्ट फेज की, तो फर्स्ट फेज में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम था, तो यही कहा जाता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो बीजेपी के खिलाफ जाता है, तो इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है। और वही चीज अगर हम दूसरे फेज की बात करें तो दूसरे फेज में भी वही हाल है राम। अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक जो आया है सुबह 9 बजे तक का, तो जाहिर सी बात है कि 11 से 12% जो है 12% तक का अभी तक का 9 बजे तक का परसेंटेज रहा है सुबह से लेकर। और जाहिर सी बात है कि सुबह का समय जो होता है, आजकल गर्मी का वक्त है, गर्मी में सुबह का वक्त ठंडे का होता है, तो ठंडे के समय में लोग घरों से ज्यादा निकलते हैं। तो अभी तक ठीक है राजेश, कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हमने सुना, वो पिछड़ों की तमाम जातियों को बतला रहे थे कि उनका हक क्या है, उनका हुकूक क्या है और क्या उनके साथ होना चाहिए। लेकिन दरअसल उनके साथ अब और बेहतर कब होगा, जब तीसरी बार मोदी की सरकार आएगी। यहाँ एक और नरेंद्र मोदी पिछड़ों की जातियां गिनवा रहे हैं और दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य हैं वो भी लगातार ओबीसी को साधने की कोशिश कर रहे हैं, एससी एसटी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर पीडीए का आपने जिक्र किया, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की, यानी कि जिस पीडीए के सहारे अखिलेश यादव इस मैदान में उतरे हैं चुनाव के, समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी भी उन्हीं वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन दरअसल में यहां पर भारी कौन पड़ रहा है, किसकी बात ज्यादा आवाम तक पहुंच रही है, जोर से पहुंच रही है राजेश?
राम, अगर बात करें समाजवादी पार्टी और बीजेपी की, तो बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी लगातार 10 साल केंद्र सरकार में थी, और यहाँ पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन जिस तरीके से काम हुआ, जिस तरीके से जनता के साथ विपक्षी पार्टियां ये लगातार आरोप लगाती आ रही, जिस तरीके से चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो या बेरोजगार हो, जिस तरीके से उनके साथ सौतेलापन का व्यवहार बीजेपी की है, चाहे केंद्र में हो, चाहे यूपी में हो, तो उस तरीके से लगातार जो है, जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, वो इस बार जो है बीजेपी से नाराज दिखाई पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बात करें पीडीए की, तो बात सही है कि इस समय पीडीए जो है इंडिया गठबंधन के साथ में खड़ा नजर दिख रहा है। राजेश, यहाँ पर एक और बात का जिक्र जरूर होना चाहिए कि जो पार्टी पिछले 10 सालों से लगातार सत्ता में है, जो पार्टी देश और दुनिया भर में अपने विकास का डंका बजा रही है, और जो पार्टी लगातार कह रही है कि हमने पिछले 10 सालों में ही देश को वहां पहुंचा दिया जहां 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं पहुंचाया था, आखिर उस पार्टी को जाति का सहारा लेने की जरूरत क्यों पड़ी? और जब इन जातियों का जिक्र किया जाता है, तो क्या इसे इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि इन जातियों को टारगेट करके सत्ता में वापसी की, तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है? राजेश, बिल्कुल राम, अगर बात करें बीजेपी की, तो बिल्कुल बात सही है कि बीजेपी जो है इस बार जबकि बीजेपी कहती है कि विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन इस बार जो है इस बार के लोकसभा के चुनाव में देखा जा रहा है कि बीजेपी भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जबकि इसके पहले के चुनाव में अगर बात की जाए, इसके पहले के चुनाव में राम मंदिर मतलब मंदिर के मुद्दे को लेकर चुनाव बीजेपी हमेशा चुनाव लड़ती आई थी, लेकिन इस बार जो है बीजेपी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है। और एक चीज और आपको बता दें कि इस बार जो है बीजेपी अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े वर्ग को भी साधने की लगातार कोशिश कर रही है। राम, राजेश, सबसे आखिर में महिला वोटर बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं, और दरअसल में ये वो साइलेंट वोटर हैं जो अगर चाहें तो किसी भी पार्टी के नैया पार लगा सकती हैं। महिला वोटर कितनी अहम और कितनी सहभागिता इस चुनाव में नजर आ रही है? राम, अगर बात करें महिला वोटरों की, तो बिल्कुल इस बार भी महिला वोटर जो है बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है लोकसभा के चुनाव में। अगर बात करें एक किसके सपोर्टर में है, तो बिल्कुल जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी लगातार दावे ठोक रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है लगातार बीजेपी की इन वादों को खोखला बता रही है। लेकिन अब ये तो देखने वाली बात होगी कि महिला वोटर किसके साथ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से विकास और बेरोजगारी और किसानों की मुद्दे लगातार उठते रहे हैं, इन सारी चीजों को अगर देखा ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया इस गर्मी में, इस चिलचिलाती धूप में हमारे साथ इस तमाम अपडेट्स को शेयर करने के लिए, पहुंचाने के लिए। तो ये थे हमारे विशेष संवाददाता राजेश यादव, जो लगातार हमें अपडेट कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर भी और साथ ही दूसरे फेस कलेक्शन को लेकर भी। तो दरअसल दावों और वादों से इतर अब जो बारी है वो चुनाव की बारी है, वोटरों की बारी है, और ये बारी है कि हम इस बार सत्ता के कुर्सी किसके हाथों में सौंपने जा रहे हैं, किसे सौंपने जा रहे हैं। क्या मोदी 3.0 का सपना साकार होने जा रहा है, या फिर पिछले 10 सालों से सत्ता में वापसी का ख्वाब संजोए बैठी कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन या यूपीए इस बार वापसी करेगी? ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस बार, क्योंकि दूसरा फेज जो है वो शुरू हो चुका है। करीब 4 घंटे से ज्यादा, 4.5 घंटे का वक्त हो चला है वोटिंग शुरू हुए, और ये दरअसल तस्वीर बतलाती हुई कि देश भर में ये जो चुनावी उत्साह है महापर्व के इस मौसम को लेकर, वो बतलाता हुआ कि इस बार दरअसल में वोटर पहुंच रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। स्थानीय मुद्दे भी हैं, साथ ही साथ वो मुद्दे भी हैं जो लगातार हवाओं में उड़ते और तैरते हुए दिख जाते हैं, चाहे जाति का मुद्दा हो, चाहे मजहब का मुद्दा हो। ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं वोटरों के जहन में है, और साथ ही साथ गर्मी भी जिस तरीके से लगातार चिलचिलाती हुई धूप और लू चल रही है वो भी वोटरों के बीच में है। लेकिन इन सब के बावजूद वोटर लगातार चुनाव के मैदान में है और अपने मत का इस्तेमाल करते हुए पहुंच रहा है पोलिंग बूथों तक और अपने मतों का इस्तेमाल कर रहा है। देश भर की 88 लोकसभा सीटें, और इन सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 1206
प्रत्याशी देश भर में मैदान में है, चुनाव के मैदान में है। वहीं बात की जाए यूपी की तो 8 लोकसभा की सीटें हैं और इन सीटों पर 91 कैंडिडेट्स आज चुनाव के मैदान में। बहरहाल बहुत धन्यवाद, लेकिन हम दोबारा से आपसे जुड़ेंगे। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।